अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन पहले बात करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट हो, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ अ बॉडी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, फिर समझाते हैं, समझते हैं क्या है इसका मतलब। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, produces एक्सेलरेशन। जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे आप अप्लाई करें, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स। दिस एक्सेलरेशन is directly proportional to the ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके? फोर्स के, टू द नेट फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ अ बॉडी, एंड inversely proportional to the mass of body। ये न्यूटन के सेकंड लॉ की मैंने डेफिनेशन लिखी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता जी? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें, उसमें कहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक साइकिल सवार सामने की जानिब जा रहा हो, आप पीछे से जाएं, फोर्स अप्लाई कर दें, क्या उसमें एक्सेलरेशन आएगा? उसकी स्पीड में चेंज आएगी, वेरिएशन आएगी, पक्का वेरिएशन आएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक साइकिल सवार मैंने कहा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, आपने क्या किया? पीछे से जाकर फोर्स लगा दी आगे की तरफ। जब आपने पीछे से उसके फोर्स लगाई आगे की तरफ, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हुई? आपने फोर्स अप्लाई की। यहां से जब वेलोसिटी में चेंज आ गई, टाइम भी कोई लगा, ज़ाहिर है आपने फोर्स लगाई, टाइम भी उधर चल रहा था, टाइम का लिहाज से उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आई, इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यानी आपने देखा अगर फोर्स अप्लाई की जाएगी किसी बॉडी पे, नेट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू हो, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये बॉडी थी, साइकिल सवार था, पीछे से फोर्स लगाई, जब फोर्स लगाई उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आई, वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई वेलोसिटी। जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, बढ़ गई उसकी वेलोसिटी, तो इसका मतलब टाइम के लिहाज से बढ़ी है, कुछ टाइम भी लगा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। एक्सेलरेशन किस तरफ प्रोड्यूस हुआ? आपने फोर्स किस तरफ लगाई? आगे की जानिब। एक्सेलरेशन किस तरफ प्रोड्यूस हुआ? आगे की जानिब। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ इस बॉडी में, एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस नेट फोर्स F की तरफ। जिस तरफ आपने फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ है। यहां से आपने देखा कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, तो जिस तरफ आप फोर्स लगाएंगे उस तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी स्पीड में इंक्रीज आएगी, वो स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी स्पीड। इस तरफ मूव कर रहा था, आपने भी इस तरफ फोर्स लगा दी, उसकी स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, टाइम के लिहाज से बढ़ी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। हुआ किस तरफ? जिस तरफ आपने फोर्स लगाई, इस तरफ लगाई तो इसी तरफ होगा। यही कह रहा जी न्यूटन का सेकंड लॉ कि आपने फोर्स अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उस बॉडी में, किस तरफ हुआ? जिस तरफ आपने फोर्स लगाई। फिर क्या कहता जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? नेट फोर्स के, जो फोर्स आपने अप्लाई की। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता
कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं, या एक चीज के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। बढ़ाने से बढ़ जाए, कम होने से कम हो जाए। मिसाल देता हूं, च्युइंगम लेने जाते हैं दुकान से, एक च्युइंगम 2 रुपए की, 3 च्युइंगम कितने की 6 रुपए की, 5 च्युइंगम 10 रुपए की, 10 च्युइंगम 20 रुपए की। अब यूं यूं इनकी तादाद बढ़ रही है, साथ साथ उनकी कीमत भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब 10 च्युइंगम 20 रुपए की, 5 च्युइंगम 10 रुपए की, 3 च्युइंगम 6 रुपए की, 1 च्युइंगम 2 रुपए की। तादाद कम हुई, पैसे भी कम होते गए। एक चीज के बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए, या एक के कम करने से दूसरी भी कम हो जाए, इसे क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहां पे भी कहता जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स के। अगर आपने फोर्स ज्यादा लगाई तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर फोर्स कम लगाई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा लेकिन कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? फोर्स भी कम लगाई। फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। यानी क्या कहता है ये कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस नेट फोर्स के। एक बात क्या, एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इस नेट फोर्स के। यही कहा दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, इस नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एफ। एक बात इसको 1 कह दें। फिर उसने कहा एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ अ बॉडी। ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के, यानी अगर बॉडी का वजन जितना ज्यादा होगा ना एक्सेलरेशन उतना कम प्रोड्यूस होगा, जितना कम बॉडी का मास होगा उतना ही एक्सेलरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। कहता है एक्सेलरेशन और मास का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ऐसे ही है, अब साइकिल सवार था, हमने फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा हुआ। लेकिन अगर यही साइकिल सवार ना होता, ट्रक वाला होता, ट्रक जा रहा होता, हम फोर्स लगाते, क्या ट्रक भी उतनी तेजी से ही मूव करता जिस तरह साइकिल मूव कर रहा था? नहीं भाई, ट्रक अपने इंजन के जोर पे चल रहा है, आपकी फोर्स के जोर पे नहीं। साइकिल पे आपने फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, उतनी ही फोर्स आपने लगाई ट्रक पे, उसमें एक्सेलरेशन उसके लिहाज से प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, वो तो अपने इंजन के जोर पे चल रहा, आपकी फोर्स के जोर पे नहीं। वजह क्या बनी? वजह यही है कि साइकिल का मास कम है और उस ट्रक का मास ज्यादा है, जिसका मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। साइकिल का मास कम था, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। ट्रक का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है, मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम हो गया। अगर मास कम हुआ साइकिल वाले केस में तो एक्सेलरेशन बढ़ गया। मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने मिसाल दे दी। तो ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता कि मास और एक्सेलरेशन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर आप मास बढ़ा देंगे, साइकिल से ट्रक पे चले गए तो एक्सेलरेशन फिर ज्यादा से कम हो जाएगा। क्यों? ट्रक का मास इतना ज्यादा, आपकी फोर्स को उसने जानना ही कुछ नहीं। तो यहां से आपने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के। एक चीज बढ़ाई तो दूसरी कम हो गई, एक कम हुई दूसरी बढ़ा दी, बढ़ गई, तो इसे इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन को अगर इनवर्स रिलेशन हो ना तो बटे के नीचे लिखते हैं। ठीक हो गया? अगर लेट किया ए और बी में इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, फिर बटे में लिखेंगे। अगर ए और बी में इनवर्स प्रोपोर्शन था तो इसको यूं लिखेंगे। अगर सी और डी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डी, फिर सामने ही लिख लेते हैं। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन हो, इनवर्स हो, तो फिर क्या करते हैं? बटे के नीचे लिखते हैं, यूं लिखते हैं। ये इनवर्स है, ये डायरेक्ट को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स है। तो एक्सेलरेशन और मास तो इनवर्स है, इसलिए आपने बटे के नीचे लिख दिया एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2। कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन किया। जब आपने 1 और 2 को कंबाइन किया तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब इन दोनों को मिलाया आपने, इधर भी एक्सेलरेशन इधर भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये भी आ गया। इन दोनों को मिलाना, जब इन दोनों को मिलाना तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता किसके? फोर्स के। इक्वेशन 1 ये कहती।
इक्वेशन 2 क्या कहती है, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है मैस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो बटे के नीचे लिखें, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो ऊपर लिखें। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी ऊपर लिख लिया, मैस इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो नीचे लिख लिया। जिस तरह मैंने बताया ए और बी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के तो फिर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन बट्टे के नीचे लिखेंगे, फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है एक्सेलरेशन और मैस में, इसलिए बटे के नीचे आ गया। एक्सेलरेशन और फोर्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए ऊपर आ गया। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मैस, ये आ गया हमारे पास। अब ये मैस इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, एम ए आ गया। एम इधर डिवाइड कर रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या करता है, मल्टीप्लाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम ए के, एम ए प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो फोर्स जो होगी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एम ए के। यहाँ से आपने मैस जो है इधर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, एम ए आ गया। अब एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसका मतलब एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स तो फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम ए, यहाँ तक लिख लिया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम ए, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, प्रोपोर्शनैलिटी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इससे आप इक्वालिटी में जाएं, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हुए इक्वालिटी में जाएं, तब एक कांस्टेंट लेके आते होते हैं, उसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं उसे। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पे अब प्रोपोर्शनल का साइन है, आप प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेके आएंगे। जब इसको आपने ख़त्म किया, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, इसकी जगह पे ये साइन ले आए तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी लेके आना पड़ेगा, वो के है, के बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के आ गया, एम ए तो आना ही आना, एफ इज इक्वल टू के एम ए, ये आ चुका आपके पास। अब आपने कहा k इज इक्वल टू 1, के की जगह पे आपने 1 पुट किया, जब आपने k की जगह पे 1 पुट किया, भाई ऐसा यूनिट ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने k की जगह पे जब 1 पुट किया तो के एफ इज इक्वल टू, के की जगह पे 1 आ गया, एम ए, एम ए को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो एम ए ही आ गया, एफ किसके इक्वल आ गया, एम ए के। यानी फोर्स इक्वल होती है किसके, जब किसी बॉडी के मैस और उसमें जो प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के। एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये कहलाता है न्यूटन का सेकंड लॉ। जब पूछ लिया जाए व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप कहेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। तो किस तरह डिराइव हुआ, ये सारा हमने डिराइव करना सीख लिया, यूं डिराइव हुआ, यहाँ तक किया, फिर आगे ये किया। एफ किसके इक्वल आ गया, एम ए के, एम मैस है, ए एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस हुआ है उस बॉडी में, एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया हमारे पास। अब फोर्स, एफ फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करवाते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स किस टर्म में लिख रहे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ में। न्यूटन ने वर्क किया तो इसने कहा यूनिट भी मेरे नाम से मंसूब करें, तो किया गया। तो फोर्स का यूनिट क्या कहलाया, न्यूटन। किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल एन से। फोर्स का यूनिट पूछ लिया जाए क्या है, न्यूटन। किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। ये फोर्स का यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो एफ किसके इक्वल आ गया, एम ए के। फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन। अब 1 न्यूटन फोर्स कब होगी, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है। क्यों, न्यूटन ने डिस्क्राइब किया बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसलिए उसने कहा मेरे नाम से मंसूब किया जाए, कर दिया गया है, तो कहा फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन है। अब 1 न्यूटन फोर्स कब होगी, इसके मुतालिक हम देखते हैं।
1 न्यूटन फोर्स कब होगी? याद रखें, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ, कब वो 1 न्यूटन होगी? जब आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलर कोई बॉडी है, आपने फोर्स लगाई तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। कोई बॉडी थी, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके फोर्स लगाने के बाद, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उस बॉडी का मास था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बॉडी का मास था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अगर आपने एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हुआ, और उसका मास कितना था? 1 किलोग्राम। अगर यूं हुआ तो फिर इसका मतलब है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो 1 न्यूटन है। द फोर्स इज 1 न्यूटन। द फोर्स विल बी, होगी कितनी? 1 न्यूटन। वो 1 न्यूटन फोर्स थी। वो फोर्स जब आपने अप्लाई की तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। उसका मास कितना था? 1 किलोग्राम। अगर ऐसा था, उसका 1 किलोग्राम मास था, किसी बॉडी है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसका 1 किलोग्राम मास हो, आप फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? 1 न्यूटन। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। फोर्स की जगह पे क्या आ गया? 1 न्यूटन। एम मास कितना था उसका? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। और ए एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपने यहां से देखा कि 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये भी आपने देख लिया कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इसके भी इक्वल होगा। एमसीक्यूज में पूछ सकता है 1 न्यूटन विल इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? मुफ्त एमसीक्यूज में ऑप्शन दिए होंगे, उनमें एक ये भी होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इस पर टिक कर देंगे, ये होगा। ये था सेकंड लॉ न्यूटन का। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।